सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आरती, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए। भाई मैं भी अच्छी हूँ। हाँ, वो लग ही रहा है, थोड़ा सा खुशगवार सा माहौल हो जाता है ना। हाँ, जब मंदाकिनी जी आ जाती हैं छुट्टी के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। जब उधर आरती जी आ जाती है, इधर तुम हंसी हो उधर दिल जवा है, है ना। बहुत ही खूबसूरत गाना है रफी साहब का। वो ऐसे ही याद आता है जब दो दिल, खूबसूरत दिल सामने बैठे होते हैं और अपनी बात कह रहे होते हैं। अच्छा, पिछले दिनों तुम एक किताब पढ़ रही थी आरती? हाँ, बहुत ही अच्छी मतलब किताब थी उसमें, और दे रखा था कि किस तरीके से आजकल महिलाएं अपनी आवाज उठा रही हैं या किस तरीके से वो अपना नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं कि वो घर में बैठी हैं तो कुछ नहीं कर रही। तो घर में बैठे भी वो किस तरीके से अपना स्टार्टअप कर रही हैं, नई चीजें शुरू कर रही हैं। जो उनका टैलेंट है, जो भी उनको कुछ आता है, वो उसका फायदा उठा रही है। किस तरह से वो बिजनेस को लेकर आ रही है, उसके हिसाब से अपने लेखन के माध्यम से भी आगे बढ़ रही हैं, कविताएं लिख रही हैं। और जो घर में जैसे आजकल ऑनलाइन सब चीजें पोस्ट होती हैं, तो ऑनलाइन इस तरह से जरिए से वो लोग काफी अच्छा लेखन का और न्यूज का बहुत सारी चीजें कर रही हैं। हाँ, वैसे देखा जाए ना आरती, अगर हम देखें तो बहुत सारी महिला प्रधान पत्रिकाएं आती हैं, जिन्हें हम लगा सकते हैं हॉकर से कहकर, वो आपके घर पे पत्रिकाएं दे जाएगा। अगर आप कोई खास किताब या उपन्यास भी पढ़ना चाहती हैं, तो बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं, बहुत सारी ऐसी कहानी संग्रह हैं जो महिला लेखन पर आधारित है, स्त्री विमर्श पर आधारित है। और वैसे तो हर साहित्य जो अच्छा साहित्य है वो हमें पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अगर आप महिला प्रधान चीजें पढ़ना चाहती हैं, तो एक तो ये कि आपको अपनी खोई हुई शक्ति का एहसास होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है आरती, हम इतने कहना चाहिए रूटीन में रह जाते हैं, बंद हो जाते हैं उन सब चीजों में कि अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। हमें अपनी शक्तियों का जो एहसास होता है वो भी हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर क्या गुण है, हम अपने कौन से गुण को डेवलप करना चाहते हैं, या हमारी कौन सी चीजें खो गई जो कभी हम किया करते थे। जैसे बहुत पहले कई लोग भरतनाट्यम शुरू करते हैं, मैंने भी किया था, कथक शुरू किया, लेकिन समय रहते नौकरी करते हुए, घर गृहस्थी संभालते हुए, धीरे धीरे व्यस्तताओं के चलते बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो पिछले दिनों मैं पढ़ रही थी कि एक महिला ने लगभग 45 या 50 साल की उम्र में फिर से कथक सीखना शुरू किया है। जी, बहुत अरे इस तरीके की चीजें हम बहुत पढ़ते भी हैं, तो सीखने की कोई उम्र नहीं देखते भी हैं, क्योंकि इस चीज के लिए जो ये सोचता है कि अब क्या करेंगे हम, अब तो हमारी उम्र निकल गई है ना। तो वो एकदम उम्र जो होती है ना, एक नंबर की तरीके से होती है, उसे एक नंबर की तरीके से ही लेना चाहिए। बिल्कुल जब तक आप अंदर से अपने आप को एनर्जी अपने अंदर रखेंगे ना, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसलिए मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाओं ने जो कभी बहुत कुछ किया करती थी, अब उन्होंने छोड़ दिया जीवन को उदासीनता के चलते। अब तो बच्चों की उम्र है, बच्चे ही करेंगे। भाई, बच्चे तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप भी तो अपनी खोई हुई जिंदगी को दोबारा लाइए। ऐसा नहीं है कि हम वहां पे खत्म हो गई, हम रुक गए। चलने का नाम है ना जिंदगी। जब तक जिंदगी है तब तक चलते रहना है। तो आप वो चलना अपने कलम के हिसाब से भी कर सकती हैं। अगर आपके मन में कोई भी विचार उठता है, आप डायरी लिखना शुरू कर सकती हैं कि आज हमने अपना रूटीन ही लिख दीजिए कि हमने आज ऐसे ऐसे किया। तो लिखते लिखते क्या होता है ना, हमारे पास शब्दों का भंडार आने लगता है। फिर हम कहानी और जो हमारे आसपास घट रहा होता है वही तो कहानी होती है, कुछ अलग से तो होती नहीं है। वही कविताएं होती हैं। जब वो एकदम एक बंद में बन जाती हैं, तुक में बन जाती हैं, तो कविताएं बन जाती हैं। तो आप बहुत सारी चीजें अपने आसपास के जीवन से लेके कहानी का रूप दे सकती हैं। एक उपन्यास लिख सकती हैं, अपने बारे में लिख सकती हैं। अपने ऊपर लिखा मत सोचिए, आप पहले खुद उसकी पाठक बनिए कि मैंने क्या लिखा है और मैं क्या लिख सकती हूँ, है ना। और बहुत सी चैलेंज में चीजें क्या कर सकती हूँ। मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं अच्छी फूलों पे कोई माला बना सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योग धंधे हैं जो आप शुरू कर सकती हैं, बहुत छोटे छोटे, जहाँ आपको कमाई हो सकती है। आप सोशल मीडिया पे जा सकती हैं, अपना विचार, जो विचार हैं आपके, उनमें पेश कर सकती हैं। आप एक जागरूक महिला फिर से बन सकती हैं, जो कभी आप स्टूडेंट लाइफ में हुआ करती थी। बोल बोल के एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए। अगर आपके विचार आ रहे हैं, वो विचार
विचार साझा करिए सबके साथ में, तो बहुत सी चीजें जो कर सकते हैं। और अभी हमें क्या करना है पता नहीं। अभी भाई देखिए हम भी सखी सहेली में बह गए हैं सखियों के साथ साथ। आज बताइए तो क्या क्या लेकर आई हैं? आज हम बात करेंगे रिश्ते जो बने दिल से, यानी परिवार तो हमारा होता ही है, लेकिन परिवार से भी अलग बहुत सी, अगर हम बाहर निकलते हैं या बाहर नहीं भी निकलते, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हो या कोई भी ऐसा हो जो हमें जानता भी ना हो, एक अनजान व्यक्ति हो, लेकिन कभी वो हमारी सहायता कर देता है, या कभी हम उससे मिलते हैं किसी से तो हमारी जो वाइब्स मिलती है ना, जो लगता है कि नहीं हम इसे बहुत पहले से जानते थे, एक ऐसे अपनापन सा लगता है ना, रिश्ते बन जाते हैं उनसे, दिल से आप जुड़ जाते हैं। ऐसा कोई है आपके जीवन में या ऐसे किसी से आपकी मुलाकात हुई थी, तो आप वो सब सारी चीजें आप हमसे साझा करिए। ये मुलाकात कहीं भी हो सकती है, आप ट्रेन में जा रहे हैं वहां हो सकती है, आप किसी बहुत बड़े पुस्तक मेले में जा सकते हैं, वहां हो सकती है, आप किसी और पिक्चर हॉल में जाते हैं, या कहीं भी आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, वहां पर भी हो जाती है। तो आप बताइएगा कि ऐसी कोई मुलाकात आपकी किसी से हुई हो जो, क्योंकि ऐसी मुलाकातें होती ना वो पूरे जीवन भर याद चलती हैं, याद भी रहती हैं। तो याद करिए वो दिन जब आपको किसी से लगा था कि अरे ये तो बहुत ही प्यारा रिश्ता बन गया है, और आप उसे आज भी याद करते हैं। उसके बारे में हम अपने श्रोताओं से कहते हैं। और आज से एक नया सेगमेंट शुरू होने वाला है, चूंकि हमने सखी सहेली में बहुत सारी नई चीजें शुरू कर दी हैं। तो आज है कथा सुधा। कथा सुधा का एक हम पहले पिछले सोमवार को हमने सुना था, एक कथा सुधा के अंदर, हाँ जी सुना था, बहुत ही अच्छी थी वो भी, जो भी हमने सुनी थी वो। तो आज हम कौन सी कहानी या आज हम कहानी सुनने वाले हैं ताई, जिसका पहला भाग आज प्रस्तुत होगा। तो वो सुनेंगे मिलके, सच में बहुत इंतजार है इसका। और व्यंजनों में क्या होने वाला है? प्रादेशिक व्यंजन के अंदर आज हम बात करेंगे चिरौटे और मोदक के बारे में। वैसे तो महाराष्ट्र में सिर्फ यही चीज नहीं है, इतने रंगों से भरा हुआ है ना महाराष्ट्र, भी चटक रंगों से, तो उसमें इतने तरह के व्यंजन हैं, जो बहुत से व्यंजन तो लुप्त भी से हो गए हैं ना, जो शायद नहीं भी जानते हैं। श्रोताओं से कहना भी चाहते हैं, सखियों से, कि जो दादी नानी हमारी व्यंजन बनाया करती थी, याद करिए जो लुप्त हो गई हैं, जो मिठाइयाँ, जो व्यंजन जो घर में बनाया करती थी हमारी दादी, हमारी नानियां, त्योहारों के दिनों में खास और हम बैठ जाया करते थे पालथी लगा के, नानी क्या बनाने वाली हो, दादी क्या खिलाओगी। तो वो चीजें जो आज हम भूल गए हैं उन्हें याद करिए और हमारे साथ साझा कीजिए। बिल्कुल। और आप जो किस तरीके, ऐसा कौन सा जो आप डिश बनाते हैं, ऐसा वन टाइप जो रहता है ना, कि जिसमें कि सारी चीजें हमें अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ता, जैसे उदाहरण के तौर पर दाल ढोकली, उसी के अंदर हमने दाल में डाला और बस हमें और कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, ना सब्जी बनाने की जरूरत है अलग से, ना रोटी बनाने की, ना खिचड़ी भी हम कह सकते हैं, खिचड़ी भी मसालेदार खिचड़ी हम बना सकते हैं, जिसमें बहुत सारी सब्जियां डाल, बहुत सारी सब्जी डाल, है ना, चटपटी जो है उसको खाएं तो लगता है कि अरे किसी और चीज की हमें जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी आप डिश बताइए और उसकी रेसिपी लिख के भेजिए ताकि हम सबसे साझा करें, तो वो भी जानेंगे। महाराष्ट्र के रंगों से सबको परिचित कराइए। बिल्कुल। लेकिन हम समझते हैं कि अगर कोई और दूर जगह से हमें सुन रहा है तो वहां पर क्या चलता है वो भी हमें लिख सकते हैं। वहां उनके शहर में, उनकी संस्कृति में, उनके वहां कौन सा ऐसा मसालेदार व्यंजन बनाया जाता है, या ऐसी कौन सी लुप्त होती मिठाइयाँ या व्यंजन है जिसे वो अचानक याद करके हमें लिख सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी व्यंजन आप लिख सकते हैं। हाँ, तो पहले गीत सुन ले। बिल्कुल। ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों और बहार है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए।
8 बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। सितारे ओ गोरी क्या चीज है, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात, मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। प्यारी अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी अरे वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात, मेरी जान बल्ले बल्ले। बहुत ही प्यारा गाना है ना। हाथों में हाथ आ गए ना हो, लेकिन वो रिश्ता वो प्यार तो बना ही रहता है। बिल्कुल सही कहा। और कई कहानियां हम ऐसी पढ़ते हैं जहां इन रिश्तों के बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है। बिल्कुल। और आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनने जा रहे हैं जो विशंबरनाथ कौशिक जी की है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की, ताई, है ना। तो चलिए इसका पहला भाग सुनते हैं हम। अच्छा चलिए सुनते हैं प्यारी सी कहानी जी। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में हम जो कहानी लेकर आए हैं वो है ताई। कौशिक जी की लिखी कहानी ताई भाव प्रधान कहानी है, जो कि ताई रामेश्वरी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में एक स्त्री के जीवन और उसके स्वभाव की विविधताओं को घटनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। ताई कभी रूढ़िग्रस्त महिला के रूप में उभरती है तो कभी निसंतान माँ के दुख को ढोती हुई दिखाई देती है। कभी ईर्ष्या और घृणा की साकार प्रस्तर प्रतिमा बन जाती है तो कभी ममता के सागर में डूबती दिखाई देती है। तो आइए कहानी ताई संग हम भी भावनाओं के इस सागर में गोते लगाएं। ताऊजी मेरी बात सुनिए। ताऊजी सुनिए ना। ताऊजी क्या आप हमें रेलगाड़ी दिला देंगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुनी को भी ले जाएंगे। अच्छा। बाबू जी को नहीं ले जाएंगे। क्यों? वो हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते हैं ना। ताऊजी तुम दिला लोगे तो तुमको ले जाएंगे। और किसे ले जाएगा? बस और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामदास जी की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय तक कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी।
बालक को उनके मुख का वो भाव अच्छा न लगा, अतएव वो बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई जी ने ये बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, अच्छा सुन, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? ताई हमें प्यार नहीं करती। जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वो प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा के ले जाएगा। बालक ने ताऊजी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो रामेश्वरी, इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। तुम ही रेल पर बैठकर जाओ। मुझे ये सब तुम्हारी चुहलबाजी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे नहीं जाना है। प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा, क्यों रे मनोहर? बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूम कर पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसा और रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? अरे लग जाती तो अच्छा होता। और वैसे क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही मेरे ऊपर डालते हैं और आप ही ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा, इसे खोपड़ी पर लादना कहते हैं? और नहीं तो क्या, और किसे कहते हैं? अब तुम्हें तो अपने आगे और किसी का सुख दुख सोचता ही नहीं। अब न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों की तो परवाह ही नहीं, बस अपनी चुहल से काम है। क्या कह रही हो? अरे फिर बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। तुम्हारा हो जाता होगा, और होने को होता है। हाँ होता है। अरे मगर वैसा बच्चा भी तो हो। और फिर भला पराये धन से भी कहीं घर भरता है? यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। बातें बनाना बहुत आसान है। अब तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे तो भाग ही फूटे, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। और तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है भाई। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन ये भाई भतीजों में मगन रहते हो बस। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। अब जो भाग्य में ही नहीं है वो पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा तो ये अटल विश्वास है। हाँ, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाए तो काम कैसे चले? भला बताओ, सब विश्वास पर ही न बैठे रहें। आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे, प्रयास करे? तुमसे बात करना भी ना। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतएव वो स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है।
बाबू रामदास जी की आयु 35 के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग। रामदास जी निःसंतान हैं। कृष्णदास के 2 संतानें हैं। एक पुत्र वही पुत्र जिससे हमारे श्रोता परिचित हो चुके हैं, और एक है कन्या। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास जी से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से अधिक समझते हैं। परंतु रामदास जी की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वो दिन रात संतान की ही सोच में घुली रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी मां के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, सुनो, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। तुम ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। अरे हाँ, अब देखो, उस दिन उस पंडित ने कहा था ना कि हम दोनों के जन्म पत्री में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। हाँ, उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके नहीं देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन रहते हो, और तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। अब आदमी उपाय तो करके देखता ही है ना, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। रामेश्वरी, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूं। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है, और ये पोथी पुराण सब झूठे हैं। क्या बात है, पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं है। शास्त्र में भाई जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। अब वो झूठा तो सब शास्त्र भी झूठे हैं ना। कैसे समझाएं? अरे जरा सा अंग्रेजी क्या पढ़ ली, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं है। अच्छा, जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आ रही हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं आप तो। तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही हांके जाती हो। मैं ये नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। संभव है सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। 2-1 छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? हाँ, ऐसी दशा में उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? सब झूठे ही हैं, बस तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ तुमसे, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती? हाँ, इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। कुछ देर वो चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो? परंतु क्या किया जाए? जब नहीं है और न होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई के संतान से भी हो रही है ना। फिर वही रट लगाते हो। जितना स्नेह अपनी पर होता उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी क्रीड़ा से आ रहा है ना। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूं, इसी से तो रात दिन जला करती हूं। भला ये बताओ, हाँ जरा सोच के बताना, ये बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? अरे क्या रामेश्वरी, तुम भी कहां की तुच्छ बातें ले आई। अच्छा, ये तुच्छ हो गई बात। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपने अच्छे कर्मों से चलता है।
तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे हुए कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हुए हैं उन सब का नाम क्या उनकी संतान के बदौलत चल रहा है। बड़े ज्ञानी हो गए। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकर्मों से नाम तो बढ़ता ही है, घटने की आशंका रहती ही नहीं। अब हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनकी संतान थी नहीं। हाँ, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है। अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। भाई मेरे छोटे दिमाग में ये सब कुछ समझ में नहीं आता। बस इतना जानती हूं कि शास्त्र में लिखा है जिनके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं है। अब ये मुक्ति है किस चिड़िया का नाम। यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है। मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है। ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी। इस पर रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं हो। बहस करना बेकार है। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी, कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम ना आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वो वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में ना आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वो अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में ये विचार नहीं कर लेता कि वो वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान और अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और बढ़ जाती थी जब वो ये देखती थीं कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके नहीं हैं। कथा सुधा के अगले भाग में हम जानेंगे कि भावनाओं के सागर में गोते लगाती इस कहानी में क्या होता है। क्या ताई के शुष्क हृदय में ममता रूपी प्रेम का दीपक जलेगा? सुनिएगा अगली कड़ी में। कथा सुधा में आज आपने सुनी सुप्रसिद्ध कथाकार विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई। पात्र परिचय इस प्रकार है। ताई रामेश्वरी रेणु चतुर्वेदी, ताऊ रामजी दास जयंत पात्रिकर, बालक मनोहर प्रज्वल सिंह, सूत्रधार जी श्याम। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। मिलते हैं एक अंतराल के बाद।
तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। हाँ आरती, तो आप सुन लें गीत। हाँ, एक गीत सुन लेते हैं। तो आरती, बहुत सारे रिश्ते जो हमारे दिल से बनते हैं, दिमाग से नहीं जी। उन रिश्तों में दोस्ती जो है वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि हम खुद बनाते हैं दोस्त, अपने खुद चुनते हैं। तो एक रिश्ते, देखिए ये रहता है ना कि कोई कभी अनजाने के साथ भी ऐसा रिश्ता हो जाता है कि लगता है कि वो हमारा बहुत ही अपना है। बिल्कुल बिल्कुल, घर की चार दीवारी से जब हम बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है और वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार के सदस्य नहीं है, लेकिन उन लोगों का भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व बन जाता है। बिल्कुल,
और इतना अपनापन विश्वास हो जाता है ना कि लगता है कि हाँ, और वो रिश्ते चलते भी हैं लंबे, क्योंकि हम अपने विश्वास के साथ उसको बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जब संयुक्त परिवार गिनती भर के रह गई हैं आरती, तो लोगों में अकेलापन और अवसाद भी जो है बहुत ज्यादा होने लगा है। और जब नौकरी भी जो है रोजगार की वजह से, पढ़ाई के लिए या किसी भी कारण हम अपना घर छोड़कर बाहर आते हैं या अपना घर बार छोड़कर किसी और शहर में जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बन जाते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं, है ना। और जो परिवार के सदस्य भले ही ना हो, लेकिन उनसे कम भी नहीं होते किसी तरह से। वो कोई भी हो सकता है, हमारे साथ काम करने वाला हमारा साथी, जैसे कि मंदाकिनी जी, है ना, हमारी श्रोता हमारी श्रोता जो सखी हैं, जो सखा है, जो इतनी दूर बैठे हैं, हम उनसे मिले नहीं है, बिल्कुल हमने सामने रूबरू बात नहीं करी है, लेकिन वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। हम जानने लगे, उनको पहचानने लगे, और उनके विचारों को हम जब पढ़ते ना, तो उनकी जो व्यक्तित्व की जो झलक है वो हमें सामने मिल जाती है, और हमें पता चलता है कि हमारा जो श्रोता वर्ग है वो हमारी किस बात से खुश होगा और किस बात से नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम उनको ध्यान में रखते हुए गानों का चयन करते हैं, अपनी बातों का चयन करते हैं, ताकि हमारे जो ये दोस्त हैं वो खुश रह पाएं, है ना। बिल्कुल। और वो इतना ज्यादा जुड़ गए ना हमसे कि वो जो, क्योंकि कहते हैं ना दिल से दिल को राह होती है, तो वैसे हमको पहचानने लगे। बिल्कुल सही कहा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे रूममेट हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, हमारे साथ काम करने वाले, अन्य विधाओं से हम जुड़े होते हैं, वहां मिलने वाले लोग हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसे हो सकते हैं जो हमसे दिल से जुड़ जाते हैं। और कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आरती, जो अनजान होते हुए भी आपको कई बार बुरी परिस्थितियों से निकालते हैं, वो भी आपके खास बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के जब अपने आप ही जगह बना लेते हैं, तो ये रिश्ते जो है प्यार और अपनापन के साथ, अपनेपन के साथ एक मजबूत कहते हैं ना, जैसे फेविकोल का जोड़ होता है ना, उस जोड़ के साथ ये हमसे जुड़े होते हैं, और कोई भेदभाव नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं, जहां पर हम उंगली में ऐसे नाम गिना सकते हैं कि फला व्यक्ति हमारे लिए इस रूप में महत्वपूर्ण है ना। बिल्कुल। और इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो रिश्ते जो हैं, वो हम जिनको अपने साथ में लेके चलते हैं ना, थोड़ा सा हमें बनाते तो हैं हम रिश्ते, लेकिन थोड़ा हमें सतर्क भी रहना चाहिए। ये नहीं कि हम पूरी तरह से आंख बंद करके हर रिश्ते पर विश्वास करें। थोड़ा सा एक अपने अंदर थोड़ा सा एक अलर्टनेस रखनी चाहिए, ताकि हम कोई परेशानी में ना फंसे। बस इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बात आपने सही कही है। जब भी हम किसी से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि हम किन से जुड़ रहे हैं, है ना। ये चीज हम ध्यान रखें, क्यों जुड़ रहे हैं। और अंधभक्त तो आरती हमें किसी का भी नहीं होना चाहिए। यानी हम अपने ऊपर भी कई बार अंधभक्ति कर लेते हैं, हम खुद से भी सम्मोहित हो जाते हैं, आत्ममुग्धता का शिकार होते हैं हम लोग कि हमसे अच्छा कोई नहीं, है ना। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप जुड़े, दिल से जुड़े, दिमाग भी लगाएं उसमें, और ये रिश्ता जो है आपका अनवरत चलता रहे। ऐसे रिश्तों को निभाने की हमारी एक आदत होनी चाहिए, ताकि जिंदगी में हमें अकेलापन कभी ना लगे। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि परिवार तो हमें जन्म से मिलता है, लेकिन दुनिया में आने के बाद कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी दोस्ती के रिश्ते की। और इतनी बड़ी दुनिया में हमें कुछ ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जिन्हें भले ही हमारी आंखें ना पहचाने, लेकिन दिल जो है वो पहचान लेता है और हमें एक मजबूत बंधन में बांध देता है। और ऐसे रिश्ते होते हैं वो आत्मा के रिश्ते होते हैं, है ना। वो ऐसे मामूली से रिश्ते नहीं होते। तो ऐसे रिश्ते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन ये पता है तुम्हें कि क्या हम इतनी गहराई से जुड़ पाते हैं किसी से कि हमें पता चल जाए कि आत्मिक रिश्ते हैं या ये रिश्ते जो रूहानी रिश्ते हैं। अक्सर क्या होता है, हम इतने उथले रिश्तों को निभाते हैं आरती, कि उथलेपन की इस दुनिया में हम भी भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं, जहां एक दोस्त बनाया, दूसरा बनाया, सहेली बनी, कुछ भी हमारे रिश्ते बने, और हम उनसे एक उम्मीदें भर कर लेते हैं। दुनिया भर की उम्मीद पे टिका होता है ये जो रिश्ता है हमारा, और फिर चलता नहीं। तो और हम कहते हैं रूहानी रिश्ते हैं। रूहानी रिश्तों में कहाँ होता है उम्मीदों का ये कारवां, या एक हम उम्मीद लिए बैठे होते हैं, हमारे स्वार्थ जुड़ जाते हैं। कहाँ होता है ये सब। रूहानी रिश्ते तो बहुत ही आत्मिक होते हैं, जहाँ इन सबसे ऊपर उठकर जिया जाता है। जी। तो हम अपने कुछ जो हमारे श्रोताओं ने कुछ लिखा है, कमेंट्स किए, उनको भी ले लेते हैं। बताओ। तो एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि दिल से बने रिश्ते जो होते हैं वो निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव पर टिके होते हैं, जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो सकते हैं। ये रिश्ते भावनाओं के धागों से जुड़ते हैं, न कि केवल नाम या जरूरतों से, और समय व समझदारी से मजबूत होते हैं। इन्हें निभाने के लिए धैर्य और अपनापन जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
और ये बात भी सही, एक श्रोता लिखते हैं कि दिल से बने रिश्ते निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव पर तो होते ही हैं। खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो सकते हैं ये रिश्ते, और भावनाओं के धागों से जुड़ते हैं, न कि केवल नाम या जरूरत से जुड़ते हैं। समय और समझदारी से मजबूत होते हैं। इन्हें निभाने के लिए धैर्य और अपनापन बहुत जरूरी होता है जी, है ना। और एक गीत सुन लेते हैं जब तक। बिल्कुल। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। मेहरबान खास राज़दार अपना, एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम ज़माने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हाँ, तो हम लोग ले लेते हैं कुछ अपने जो हमारे श्रोताओं ने हमें लिख कर भेजे हैं अपने विचार, उनको ले लेते हैं, सबके साथ साझा करते हैं। तो हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि रिश्ते जो बने दिल से, भाई ये तो सही बात है, लेकिन अगर बने तब तो वैसे दिल शरीर का वो स्थल है, नाजुक अंग है जो हर एक की धड़कन का सबब हुआ करता है, और हम रिश्ते दिल से नहीं बल्कि अपनी चाहत से ही बनाया करते हैं, और वो भी यदि पूरी हो जाए तो। अन्यथा बने हुए रिश्ते को बिगड़ने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं सामूहिक भी हो जाया करते हैं। और ये कुछ लिखना चाह रहे हैं, पूरी बात नहीं लिखी। हाँ, वही श्रोता ने कहा है आरती कि अपने रिश्तों को सजोइए, उन्हें समय दीजिए, उनकी खामियों को अपनाइए और उनकी खुशियों में शामिल होकर जीवन को सुंदर बनाइए। बस इतना जान लीजिए कि सच्चा प्यार ही जीवन को अर्थ और संतोष देता है। और वही एक श्रोता लिख रहे हैं कि रिश्ते वही बनते हैं जिन्हें दिल से निभाया जाए। जहां प्रेम है वहां जीवन खिल उठता है। आओ अपनापन बढ़ाएं और दुनिया में सुख फैलाएं, है ना। एक श्रोता का कहना है कि दिल से बने रिश्ते निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव पर टिके होते हैं, जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो सकते हैं। रिश्ते भावनाओं के धागों से गूंथे जाते हैं, न कि केवल नाम या जरूरतों से, और समय और समझदारी से मजबूत होते चले जाते हैं। इन्हें निभाने के लिए धैर्य और अपनापन बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जहां तक रिश्ते दिल से बनने की बात है, तब आज इसमें चॉकलेट दिवस की मधुरता का एहसास भी होगा। दिल से बनने वाले रिश्ते विश्वास, सम्मान और बिना शर्त प्यार की नींव पर टिके
के होते हैं, जो खून के रिश्ते से भी अधिक गहरे और भावनात्मक होते हैं, जो खामोशी में भी समझ के साथ भावनाओं का सम्मान और मुसीबत में निस्वार्थ साथ निभाने के साथ पनपते हैं। इस बात का सटीक उदाहरण देखने आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे विविध भारती सेवा का फेसबुक पेज ही देख लीजिए। इस पेज से जुड़े श्रोता मित्र और उद्घोषकों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं, कभी मिले भी नहीं, फिर भी उनके साथ आत्मीयता भरा जो रिश्ता बन गया है मानो पूर्व जन्म की कोई लेन देन हो। अरे कितनी खूबसूरत बात लिखी है ना। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि दिल से बने रिश्ते बहुत ही अच्छा विषय है। कुछ रिश्ते होते हैं जो अपने नहीं होते लेकिन दिल से बने होते हैं, जैसे दोस्ती का कुछ पड़ोसी के साथ होता है। रिश्ते दिल से बन जाते हैं, हम उन रिश्तों को निभाते हैं। उन दोस्तों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना सम्मान हम अपने रिश्तों का करते हैं। जो हमारे निकट के हैं, जो रिश्ते दिल से बंधे होते हैं, उनका भी सम्मान वैसा ही हो। उसके साथ ये भी जरूरी है कि रिश्ता खास होना चाहिए। अगर वो आपकी मदद करते हैं तो आप भी उनकी मदद करें। ये चीज आपको जतानी नहीं है और ये चीज बहुत बड़ी है कि आप एक दिल के रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते चले जाते हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, किसी भी तरह के रिश्तों के लिए दिलों का मिलना उस रिश्ते की लंबी उम्र और सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और हमारी शादी के लिए मेरी सासू माँ ने मुझे पसंद किया था, फिर उन्होंने मेरे घर के बड़ों से बात करी, सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी देखी हुई थी, दोनों ने उस उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और मेरी जॉब भी लग चुकी थी, तो बिना शर्माते हुए मैंने हाँ कह दिया। दोनों पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभा रहे हैं और इसका फायदा ये भी होता है कि बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छे संस्कारों के कारण बच्चे भी सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्या बात है। बहुत अच्छा रिश्ता बना आपका तो। खैर आपने तो एक अलग ही रिश्ते की तरफ इशारा कर दिया है जी। वही एक श्रोता ने कहा रिश्ते जो दिल से बने होते हैं वे किसी सांसारिक लेन देन के मोहताज नहीं होते, बल्कि रूहानी जुड़ाव और अटूट भरोसे की बुनियाद पर टिके होते हैं। ऐसे रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम की महक और पारदर्शिता की चमक होती है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मिक संवेदनाएं संवाद करती है। ये एक ऐसा अविस्मरणीय एहसास होता है जो समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरता है, क्योंकि यहाँ अधिकार नहीं बल्कि आत्मीयता और परस्पर सम्मान सर्वोपरि होते हैं। ये रिश्ते जीवन के मरुस्थल में शीतल छांव की तरह होते हैं, जो हर मुश्किल मोड़ पर हमें सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं। बिल्कुल। और श्रोता जी लिखते हैं कि दिल से बने रिश्ते किसी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह नहीं होते, बल्कि उस सदाबहार पेड़ की तरह होते हैं जिसे वक्त और जज्बातों के पानी से सींचा जाता है। और जब जीवन में धूप तेज होती है यानी मुश्किलें आती हैं, तब यही रिश्ते हमें सुकून की ठंडी छांव देते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शर्मा जी और वर्मा जी बचपन के दिल वाले दोस्त थे। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। वर्मा जी अपनी नई स्मार्ट वॉच में उलझे हुए थे और शर्मा जी शांति से सामने लगे गुलमोहर के पेड़ को देख रहे थे। वर्मा जी ने कहा, यार शर्मा, आजकल के रिश्ते भी बहुत ब्लूटूथ जैसे हो गए हैं, जरा सा दूर हो जाओ तो कनेक्शन लॉस दिखने लगता है। अच्छा। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम गैजेट्स में रिश्ता ढूंढ रहे हो वर्मा, दिल के रिश्ते तो पुराने रेडियो जैसे होते हैं। एक बार फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए तो चाहे कितनी भी खरखराहट या झगड़े हो जाए, गाना वही बजता है जो दिल को सुकून देता है। तभी शर्मा जी के फोन पर उनकी पत्नी का फोन आया। उन्होंने फोन उठा और कहा, हाँ बस 5 मिनट में, और फोन रख दिया। तब वर्मा जी ने कहा, अरे उन्होंने तो कुछ भी पूछा नहीं, तुमने जवाब भी दे दिया। शर्मा जी ने कहा, यही तो रिश्ते हैं जो दिल से बने हैं। उन्होंने फोन किया क्योंकि उन्हें पता था मेरी चाय का वक्त हो गया, और मैंने 5 मिनट का क्योंकि मुझे पता था कि अदरक वाली चाय बन चुकी है। अच्छा। इसे कहते हैं बिना पासवर्ड वाला वाईफाई। बहुत बढ़िया। और एक और जो श्रोता हमारे वो लिखते हैं कि दिल से बने रिश्ते वो होते हैं जो जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ चाहते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं, तो एहसानों की से नहीं एहसासों से बनते हैं। वही एक श्रोता का कहना है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, बल्कि दिल की गहराइयों से पैदा होते हैं और अपनेपन का एहसास कराते हैं। इनमें लेन देन नहीं होता और ये इस बात पर आधारित नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि एक दूसरे को कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं उसी रूप में ये बात होती है। इसमें खुलकर बात होती है और भावनाएं साझा होती है और भरोसे का निर्माण होता है, जिससे रिश्ता मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। एक गीत जादू
तो आरती, हमने अपने श्रोताओं से जाना था कि जो छुपे हुए, जो गुप्त या लुप्त हो गए हैं हमारे व्यंजन, उनके बारे में कुछ लिखा जाए। हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने भेजी भी है रेसिपी। तो एक हमारे श्रोता जो भेजते हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे बिहार झारखंड में एक रेसिपी है दाल पीठा। इसे बनाना बहुत आसान है। आप जो भी दाल खाते हैं वो दाल बना लें, बस उसमें थोड़ा लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल दें। दूसरी तरफ गेहूं के आटे का गाढ़ा घोल बना लें और जब दाल बन जाए तब उसमें आटे के घोल के छोटे छोटे लोई दाल में डालती जाएं और गैस का फ्लेम सिम पर ही रखें। जब पूरा घोल डाल लें फिर उसे लगातार हिलाते रहें। जब लोई ऊपर तैरने लगे तब समझ जाए कि पीठा बन गया है। अब उसमें लहसुन, हींग और जीरे का छौंक लगाएं और खा लें। और एक हमने कहा था कि चिरोटा बनाना बताना है। हाँ। ऐसा कुछ कहा था ना हमने। हाँ। तो एक श्रोता ने लिखा है कि शाही स्ट्रॉबेरी चिरोटे, यानी 1 कप मैदा, 1 कप ओट्स, 1 कप सूजी, आधा कप घी, 2 चम्मच दही, 7-8 केसर की वो और चुटकी भर केसर का रंग, 1 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी पल्प और ½ टीस्पून इलायची पाउडर, 1 कप चाशनी बनाने के लिए चीनी, घी तलने के लिए आवश्यकता अनुसार और 2 टेबल स्पून सूखे मेवे। सबसे पहले मैदे जो है सजी ओट्स में सभी को ओट्स में घी डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर दही की सहायता से गूंद लें। अब चीनी में पानी डालकर चाशनी बनाएं, उसमें केसरी रंग स्ट्रॉबेरी पल्प मिलाएं, इलायची पाउडर मिलाएं। अब गूथे हुए आटे की लोई लेकर उसको रोटी की तरह बेलें, फिर उसके ऊपर घी और गरम करके लगाएं और थोड़ा सा सूखा मिश्रण छिड़क दें और रोल्स करें। फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े काटें, फिर एक टुकड़ा चौकोर आकार में जरा सा बेलें, फिर गरम घी मंदी आंच पर तलें और गरम चाशनी में डालें। भीग जाए तो सर्विस प्लेट में निकालकर उसके ऊपर कटे हुए पिस्ते, काजू, बादाम बुरक कर स्ट्रॉबेरी चिरोटा सर्व कर सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि क्या बात है, आपने चिरोटे मोदक की याद दिला दी। बचपन की हमारी दादी जी बनाती थी खस्ता, मीठे चिरोटे और अनेक तरह के मोदक, जिसका स्वाद आज तक याद है, जो हम चाहकर भी वैसा नहीं बना पाते। बनाते तो है पर दादी जी के हाथों का वो स्वाद कहाँ। और उनकी हिदायतें कि पहले हाथ पैर अच्छे से धोकर अंदर आना, फिर खाना, क्योंकि उसमें भी उनका प्यार मिला होता था, इसीलिए उनकी बनाई हर चीज स्वादिष्ट हुआ करती थी। और वो चूल्हे पर बनाती थी। भोजन को आज भी स्वाद भुलाए नहीं भूलता, बस यादें हैं अब जो दिल में बसी हैं। बिल्कुल, लेकिन आप उनकी रेसिपी को ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। और बिस्कुट का मोदक बनाना भी हमारे श्रोताओं ने बताया है। अच्छा, है ना। 2 पैकेट बिस्कुट रख ले, पार्ले जी है, गिलास 1/3 मतलब 1/3 दूध रख लें, 1 चम्मच घी, 4 चम्मच चीनी, आधा कटोरी नारियल का बुरादा। पार्ले जी बिस्कुट का मोदक बनाने के लिए पहले बिस्कुट को ग्राइंड कर लें, फिर चीनी डालकर पाउडर जैसा बना लें। अब स्टफिंग के लिए नारियल का बुरादा, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लें। अब ग्राइंड किए हुए मिश्रण को घी में डालकर मिक्स कर लें और दूध डालकर थोड़ा थोड़ा गूंद लें। अब गूंद जाने के बाद इसमें छोटा छोटा लोई बना लें, फिर लोई में स्टफिंग को थोड़ा थोड़ा भर लें, मोदक का डिजाइन तैयार कर लें और चम्मच की मदद से इस पर डिजाइन बना लें। सभी छोटे बॉल से मोदक को बना लें और चम्मच की मदद से डिजाइन बनाकर उसको बिस्कुट के रूप में, मतलब उस बिस्कुट का मोदक जो है तैयार हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया। अब हम एक और लेते हैं रेसिपी, जो नो फाई इंस्टेंट ड्राई फ्रूट्स मोदक है। आधा कटोरी काजू, आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी खजूर बीज निकला हुआ, 1 चम्मच डेसिकेटेड जो कोकोनट पाउडर होता है वो, और थोड़े से रोज पेटल, थोड़ी सी आप ये गुलाब की पंखुड़ियां ले लीजिए, थोड़ा सा पिस्ते की कतरन ले लीजिए। अब है काजू और बादाम को मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लें। खजूर के बीज निकालकर उसको भी पीस लीजिए आप और एक बर्तन में निकाल लीजिए। पिसा हुआ खजूर और काजू बादाम जो है और डेसिकेटेड जो आपका कोकोनट पाउडर है उसको डालकर अच्छे से मिला लें और थोड़े से रोज पेटल और पिस्ता की कतरन से मोदक का मोड उसमें लें और उसमें घी लगाएं, यानी कि जो उसका सांचा रहता है, और उस पर रोज पेटल डालें, पिस्ता की कतरन डालें और मिला हुआ मिश्रण डालकर मोल्ड को अच्छे से दबा दें और फिर मोल्ड को खोलकर मोदक निकालकर प्लेट में रख दें। तैयार है स्वादिष्ट मोदक। बहुत अच्छा बनेगा ना, इसका मतलब बहुत बढ़िया लगेगा। और इस तरीके की चीजें अगर आप खाएंगे तो और अच्छी भी लगती ना, नए तरीके की। और इसमें से एक छोटी सी रेसिपी है इंस्टेंट चना सत्तू मोदक। अच्छा, अगर आपके पास चना सत्तू है इस समय उपलब्ध, तो आधा कप चना सत्तू, 6 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 2 टीस्पून काजू बादाम बारीक कटा हुआ, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून घी, 1 टीस्पून ताजी मलाई चाहिए आपको और 1 टीस्पून दूध और गुलाब की पत्ती। एक बाउल में चना सत्तू को डाल लीजिए, उसमें पिसी हुई चीनी डालिए और अच्छे से मिला लीजिए। और उसमें बारीक कटा हुआ काजू बादाम और घी डाल लीजिए और उसमें ताजी मलाई डालें और उसको अच्छे से मिला लीजिए। अब उसमें दूध डालकर मिला लीजिए और सॉफ्ट सा एक आटा तैयार कर लीजिए। अब उसमें से थोड़ा सा पोर्शन उसमें से थोड़ा सा निकाल कर लोई को हाथ से या मोदक मोल्ड में डालकर मोदक बना लें। मतलब हाथ से भी बना सकते हैं आप मोदक, या उसके सांचे में बना सकते हैं और उसमें गुलाब की पत्ती से सजाकर आप सर्व कर सकते हैं। क्या बात है। तो इतने सारे मोदक और
और हमने खा लिए हैं। अब कार्यक्रम का जो वक्त है ना वो इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और मिठाई खाएं या चिरोटा खाएं ज्यादा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं अपने सभी श्रोताओं को, कितने इस कार्यक्रम में उन्होंने इतनी सारी जो है विधियां हमें लिखकर दी हैं ताकि हमें पता चला कि किस तरह से बनाए जा सकते हैं चिरोटे और मोदक। बिल्कुल, आज एक तो ट्राई कर ही सकते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। मंदाकिनी जोशी और आतिश श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। सखी सहेली।